Hello everyone, बच्चा पार्टी. My name is कार्तिकेय पांडे and I have done my BTech from IIT BHU. बच्चों, हम लोग फ्रिक्शन की सीरीज में लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था फ्रिक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल. मतलब हम लोगों ने स्टैटिक फ्रिक्शन तो उसके पहले सीख लिया था, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन को स्ट्रॉन्ग हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया, जिसमें हम लोगों ने अच्छे न्यूमेरिकल्स देखे थे. ठीक है, अब जो हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज हम उसी में चीज़ों को आगे बिल्डअप करेंगे, रिलेटेड टू स्टैटिक फ्रिक्शन ही बातें करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हटके. और अब हट के न्यूमेरिकल्स आज देखेंगे. ठीक है, थोड़ा ध्यान देते हैं, बहुत मजा आएगा. ओके, प्लीज पूरा फोकस करते हैं अच्छे से, ध्यान से. मान लो एक छोटा सा जनरल सा मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले बस उसको ध्यान दो, देखो, समझो, फिर आगे बढ़ेंगे. ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन कराऊं उसके पहले मैं चाहूंगा कि एक ग्राफ देख लेते हैं अपन लोग. ठीक है, एक ग्राफ देख लेते हैं, क्योंकि ग्राफ अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसीलिए ग्राफ थोड़ा सा देख लेते हैं. ठीक है, मान लीजिए कोई एक बॉडी है, इस बॉडी पे आप फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं. एफ बी डी बनाया तो देखा आपने कि आपने फोर्स एफ इधर की ओर अप्लाई किया है और आपका फ्रिक्शन इधर की ओर आया है. बहुत अच्छे. जब आपने एग्जाम्पल लिया, देखा कि क्या हो रहा होगा, तो एफ और फ्रिक्शन का आपने वेरिएशन देखना चाहा, तो मान लीजिए जब आपने 0 न्यूटन फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन भी 0 रहा होगा. आपने 1 कर दिया, ये भी 1 हो गया. आपने 5 कर दिया, ये भी 5 हो गया. आपने 6 कर दिया, ये भी 6 हो गया. आपने इसको 3 कर दिया, ये भी 3 हो गया. लेकिन आपने जैसे ही मान लीजिए 8 किया, ये फ्रिक्शन तो 8 हुआ, लेकिन बॉडी जस्ट मूव करने वाली है, जस्ट मूव करने वाली है. तो ये इस कंडीशन पे जो ये फ्रिक्शन है, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन. ये क्या कहलाएगा बच्चे? लिमिटिंग फ्रिक्शन. बताया था मैंने आप लोगों को, यदि याद हो तो, जिस दिन हम लोगों ने स्टैटिक फ्रिक्शन की क्लास की थी. एक सेकंड, मेरी आंख में कुछ गया शायद तक, चलो जो भी है ध्यान से. तो जब हम लोगों ने स्टैटिक फ्रिक्शन की क्लास किया था, वहाँ हमने आपको बताया था कि जो आपका अप्लाइड फोर्स है, एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही बॉडी रेस्ट में रहेगी. एक हद के बाद यदि अप्लाइड फोर्स आप बढ़ाओगे तो बॉडी मोशन में आ जाएगी. क्यों? क्योंकि फिर स्टैटिक फ्रिक्शन इतना कैपेबल नहीं होगा और लिमिटिंग वैल्यू से बड़ा फ्रिक्शन पॉसिबल ही नहीं होता है. तो माय डियर, दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन. और ये यहाँ से यहाँ तक कौन सी कंडीशन है? स्टैटिक की कंडीशन है. किसकी कंडीशन है? स्टैटिक की. और उसके बाद आप 10 न्यूटन कर दीजिए तो भी आपका काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के लग रहा होगा. आप 20 न्यूटन कर दीजिए तो भी आपका काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के लग रहा होगा. क्या ये बात समझ में आई? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे जैसे फोर्स बढ़ा रहा हूं, मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है. क्लियर है? लेकिन एक लिमिट तक, और उसके जस्ट बाद एक तरह से देखा जाए तो आपका जो फ्रिक्शन है वो कांस्टेंट हो जा रहा है. फिर चाहे आप कितना भी फोर्स अप्लाई करें, मैटर नहीं कर रहा है. ठीक है, सो उसी लॉजिक को अपन यूज करके यहाँ पे एक ग्राफ देखने वाले हैं. दैट ग्राफ इज फ्रिक्शन वर्सेस अप्लाइड फोर्स. ठीक है, चलिए दो अलग अलग एक्सिस ले लेते हैं. एक एक्सिस ऐसी, एक एक्सिस ऐसी. इधर मैं दिखाऊंगा फ्रिक्शन, इधर मैं दिखाऊंगा अप्लाइड फोर्स. ठीक है, चलो भाई लोग सोचते हैं क्या होने वाला होगा. शुरुआत में आप लोगों ने देखा था कि आप जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे थे, आपका फ्रिक्शन बढ़ रहा था. मतलब आप जैसे जैसे फोर्स बढ़ा रहे थे, आपका फ्रिक्शन भी बढ़ रहा था. तो शुरुआत में आपका ग्राफ कुछ ऐसा गया. क्लियर है? एज यू आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फोर्स एफ, योर फ्रिक्शन इज ऑल्सो गेटिंग इंक्रीज्ड. एंड एक लिमिट पहुंचती है, जिस लिमिट को हमने नाम दिया, मान लीजिए लिमिटिंग वैल्यू. क्या नाम दिया बच्चे? लिमिटिंग वैल्यू एफ एल. और उसके जस्ट बाद ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जा रहा है, लाइक दिस. ये ऐसा नीचे क्यों हुआ मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लेना. ठीक है ना, अभी के लिए बस इतना समझो कि ये आपका स्ट्रेट लाइन आ गया. ये क्या शो कर रहा है कि जैसे ही आपका फोर्स, जैसे ही इधर आपका फोर्स एफ बड़ा हुआ एफ एल से, एट द मोमेंट आपका कौन सा फ्रिक्शन आ चुका है? नाउ यू हैव काइनेटिक वन, काइनेटिक फ्रिक्शन. क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पहले कौन सा फ्रिक्शन था? स्टैटिक फ्रिक्शन था. क्लियर हुआ क्या? सो दिस इज द स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट्स व्हाई दिस इज सेल्फ एडजस्टेबल. आप जैसे बढ़ा रहे हैं ये भी बढ़ जा रहा, आप घटाएंगे ये भी घट जाएगा. लेकिन आपका काइनेटिक फ्रिक्शन कैसा फोर्स है? एक कांस्टेंट फोर्स है. ठीक है ना, उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने फोर्स कितना अप्लाई किया. एक्चुअली मेरी बिल्डिंग जो है ना, वो नई बिल्डिंग बन रही है, तो इस वजह से पूरा बिल्डिंग में काम लगा हुआ है, मशीन चल रही है, तो इसलिए आवाज़ थोड़ा बहुत डिस्टर्बिंग आ सकती है. सो सॉरी फॉर दैट. ना चलिए गेट बैक टू द पॉइंट. सो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टेबल है, लेकिन आपका काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं. काइनेटिक फ्रिक्शन
कांस्टेंट है। आप उसके बाद कितना भी फोर्स आप बढ़ा दीजिए, आपका ध्यान से देखिए जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ध्यान से देखिए कांस्टेंट है, क्लियर है। आप कितना भी फोर्स अप्लाई करिए इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे। नाउ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा छोटा सा कि भैया यहाँ पे बम्प क्यों है, मतलब ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ है और ये थोड़ा काइनेटिक फ्रिक्शन कम है, मतलब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे जो लिमिटिंग वैल्यू आ रही है ना FL जो आ रहा है वो स्लाइटली बड़ा आ रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन से। देखो ना, लिमिटिंग वैल्यू स्लाइटली बड़ी है काइनेटिक फ्रिक्शन से, स्लाइटली बड़ा आ रहा है आपका कौन, लिमिटिंग वैल्यू किससे, काइनेटिक फ्रिक्शन से। तो मन में क्वेश्चन आता होगा ऐसा क्यों है भैया, क्योंकि देखा जाए तो FL इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस इंटू एन, तो मतलब लॉजिकली ये बड़ा आ रहा है किससे, म्यू के इंटू एन से। सॉल्व करने पे ऐसा लग रहा है कि म्यू एस बड़ा आ रहा है म्यू के से, ठीक है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन स्लाइटली लार्जर आ रहा है इन कंपेरिजन टू कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मन में एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है भैया, व्हाई देयर इज बम्प, क्योंकि एक्चुअल में तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, वी एक्सपेक्ट कि ये ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए था ना कि ये आपका लिमिटिंग वैल्यू हुआ और इसके बाद फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाए। सो एक्चुअल ग्राफ तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन आप वो ग्राफ ऐसा दिखा रहे हो। नो डाउट ये ग्राफ भी एक्सेप्टेबल है, यदि म्यू के और म्यू एस बराबर होते तो ऐसा ही ग्राफ आता, लिमिटिंग वैल्यू जितना ही आपका काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाता। लेकिन इन रियल लाइफ एक्चुअली जो देखा जाए वो ऐसा कुछ होता है कि म्यू एस स्लाइटली ग्रेटर देन होता है म्यू के, दैट्स व्हाई आपका लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन स्लाइटली ज़्यादा आती है। तो अब मन में क्वेश्चन ये आता है सर ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई इट इज़ देयर। तो ध्यान समझते हैं, ठीक है। हम सब जानते हैं कि दोनों सर्फेसेस जो बॉडी है और जो ग्राउंड है उन दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग रही होगी, उन्हीं इंटरलॉकिंग्स की वजह से फ्रिक्शन मिल रहा है। अब सोच के देखो, एक छोटा सा जनरल सा एग्जांपल लो कि एक बार तुम्हारे मामा जी एक दिन के लिए घर में आते हैं और एक बार तुम्हारे मामा जी एक महीने के लिए घर में आते हैं। सोच के बताओ किस केस में तुम्हारी अच्छी बॉन्डिंग होगी तुम्हारे मामा जी के साथ। ऑब्वियस सी बात है, कुछ लोग मौज मस्ती में बोलेंगे साला मामा को जल्दी भगाओ, एक दिन में अच्छी बॉन्ड नहीं होगी, एक महीना कौन देखेगा उसे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब एक महीने समय स्पेंड करोगे मामा के साथ तो उन्हें अच्छे से जानोगे, समझोगे कि वो कैसे मामा हैं, ठीक है ना। मतलब कहने का ये है कि आपका बॉन्ड अच्छा डेवलप होगा। आपको जितना टाइम अवेलेबल, जितना टाइम मिलेगा बॉन्ड डेवलप करने के लिए, उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर अपीयर होगा, है ना। वहीं पे जिस बार वो एक दिन के लिए आए और चले गए तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने का कोई सीन ही नहीं बना। बहुत अच्छे। सो सेम चीज़ यहाँ पे है। जब बॉडी रेस्ट पे रहती है, स्टैटिक कंडीशन पे होती है, तो पार्टिकल्स के पास, या एक तरह से देखा जाए तो जो ये गैपिंग्स हैं या इरेगुलरिटीज़ हैं, इनके पास बहुत समय होता है, प्रॉपर टाइम अवेलेबल होता है कि वो इंटरलॉकिंग्स बेटर वे में फॉर्म कर सकें, या फिर ये बोल दो कि पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर अच्छे स्ट्रॉन्गर फोर्स लगा सकें। लेकिन जब एक बार बॉडी मोशन में होती है, ठीक है, जब एक बार बॉडी मोशन में आ गई तो हम सब ये बात समझ पा रहे हैं कि अब उतना टाइम अवेलेबल नहीं है कि बॉन्ड्स उतने स्ट्रॉन्गर हो सकें या जो इरेगुलरिटीज़ थी वो प्रॉपर इंटरलॉकिंग फॉर्म कर सकें। मतलब पूरा गेम टाइम का है। जब बॉडी स्टैटिक कंडीशन में थी तो सफिशिएंट टाइम अवेलेबल था फॉर बेटर इंटरलॉकिंग्स और बेटर बॉन्ड फॉर्मेशंस। लेकिन जब बॉडी एक बार मोशन में आ गई तो उतनी स्ट्रॉन्गर इंटरलॉकिंग्स फॉर्म नहीं होती। इस वजह से देखा गया है कि जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसके कंपैरिजन में काइनेटिक फ्रिक्शन स्लाइटली कम आता है। मतलब आप ऐसा बोलिए कि बॉडी को मोशन में लाने में ज़्यादा फोर्स लगता है इन कंपैरिजन टू मोशन में मेंटेन रखने में। यदि आप मोशन में मेंटेन रखना चाहते हैं तो आपको एफ के जितना काइनेटिक फ्रिक्शन जितना फोर्स लगाना पड़ेगा, और बॉडी को मोशन में लाना है तो आपको लिमिटिंग वैल्यू से बड़ा फ्रिक्शन लाना पड़ेगा। लिमिटिंग वैल्यू से बड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब आज की बात से माइंड में एक बात ध्यान रखिएगा कि बॉडी को मोशन में लाना टफ है, मोशन में मेंटेन रखना आसान है। क्योंकि जब मोशन में आ चुकी होती है बॉडी तो काइनेटिक फ्रिक्शन आता है जो कि स्लाइटली कम होता है इन कंपैरिजन टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। इसीलिए बॉडी को मोशन में लाना टफ है, मोशन में मेंटेन रखना आसान है, और इन सब के पीछे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है टाइम की प्रेजेंस, कि किसी केस में ज़्यादा टाइम अवेलेबल है जिस वजह से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, और किसी बार कम टाइम अवेलेबल है जिस बार उस केस में आपको स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स नहीं मिल रहे हैं। दिस इज द लॉजिक।
दैट्स वाई जनरली देखा जाता है कि म्यू एस ग्रेटर आता है म्यू के से। लेकिन यदि आपको एग्जाम हॉल में नहीं बताया है अलग से म्यू के और म्यू एस की वैल्यू, तो आपकी नज़रों में ये बात क्लियर रहना चाहिए कि म्यू एस और म्यू के बराबर होते हैं। यदि आपको बताया नहीं है कि म्यू एस क्या है म्यू के क्या है, तो आप ये बात ध्यान रखिए कि आपको ये मान के चलना है कि म्यू एस इज इक्वल्स टू म्यू के। क्या ये बात क्लियर हुई? नाउ हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा, ये ग्राफिकल वेरिएशन क्लियर रहेगा। ये भी एक्सेप्टेबल है और ये भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये तब एक्सेप्टेबल है जब म्यू के और म्यू एस बराबर है। तो आप चाहें तो कहीं पे कॉपी में साइड में ये भी बना सकते हैं। ये तब है जब आपका म्यू एस इज स्लाइटली ग्रेटर देन म्यू के है, मतलब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन स्लाइटली ग्रेटर आ रही है किससे? काइनेटिक फ्रिक्शन से। क्लियर हुआ क्या? और ये ग्राफ पूरा समझ में आ गया होगा आपको कि देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में क्या ग्राफ वेरिएबल है। ध्यान से देखो ना, जैसे जैसे आपका अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ रहा है, लेकिन जैसे एक बार बॉडी मोशन में आई आप फिर कितना भी फोर्स बढ़ा दो, ध्यान से देखो फोर्स बढ़ रहा है, आपका ये वाली एक्सिस चेंज हो रही है, लेकिन क्या ये वाली एक्सिस चेंज हो रही है? नहीं ना, फ्रिक्शन वाली एक्सिस चेंज नहीं हो रही। मतलब अप्लाइड फोर्स तो बढ़ रहा है बट काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है। क्लियर है? सो ये ग्राफिकल वेरिएशन है जो कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दैट्स व्हाई यू मस्ट बी रेडी। ठीक है ना? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अब अपन लोग आज बात करने वाले हैं एक बहुत अच्छी लाइन की। ये लाइन अपन प्रूफ करेंगे और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है? लाइन क्या कहती है, ध्यान दीजिए। लाइन ये कह रही है पुशिंग इज हार्डर देन पुलिंग। किसी बॉडी को पुश करना हार्डर होता है इन कंपैरिजन टू पुल करने के। कहने का मतलब ये है मेरे लिए ये ज़्यादा आसान है कि कोई एक आदमी इस पर्टिकुलर बॉडी को ऐसे पकड़ के खींच ले जाए, पुल कर ले जाए। ये ज़्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू कि उसी बॉडी को सेम आदमी ऐसे पुश करके और फिर खिसकाए लाइक दिस। ये ज़्यादा टफ है। देखो ये पुल करना आसान है लेकिन पुश करना टफ होता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा ऐसा क्यों होता है? वाई पुलिंग इज स्लाइट you can say easier in comparison to pushing same body at same condition, everything is same। हम सेम एंगल पे यदि हम उसको पुल किए हैं तो सेम एंगल पे हम इसको पुश कर रहे हैं, बट फिर भी पुशिंग स्लाइटली हार्डर महसूस हो रही है, पुलिंग स्लाइटली ईजियर महसूस हो रही है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? ठीक है ना? ये एक इंपॉर्टेंट वेरिएशन है जिसको हमें समझना है। सो प्लीज़ थोड़ा सा फोकस करेंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है? समझते हैं, देखते हैं क्या होता है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहला केस ले रहा हूँ। ये एम मास की बॉडी है जिसको हम फोर्स एफ लगा के पुल करने वाले हैं। ठीक है? लेट अस सपोज एट एंगल थीटा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू है। ठीक है? मैं इस केस में इस बॉडी को पुल करने वाला हूँ। आई वांट टू पुल दिस पर्टिकुलर बॉडी। ठीक है? चलो देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है? सोचिए फॉर अ मोमेंट, सोच के देखते हैं। यहाँ पे जो फोर्स एफ है उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट इधर की ओर हो जाएगा दैट इज एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर की ओर हो जाएगा दैट इज एफ साइन थीटा। अब ध्यान से सोचिएगा 1 मिनट के लिए। यदि मैं इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जाऊँ तो मुझे क्या दिखाई दे रहा होगा? मुझे दिखाई दे रहा होगा जैसे इधर की ओर आ रहा है नॉर्मल रिएक्शन एन, और साथ में एक और फोर्स आ रहा है एफ साइन थीटा। इधर की ओर हमारा फोर्स आ रहा है एफ कॉस थीटा, इधर की ओर हमारा आ रहा है फ्रिक्शन। ठीक है? एंड सेम टाइम पे इधर की ओर आ रहा है एम जी। इधर की ओर फ्रिक्शन क्यों आया समझ में आ गया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एफ कॉस थीटा इस बॉडी को मूव कराने की कोशिश करेगा तो उसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन आएगा। दैट्स इट। ठीक है? बहुत अच्छे। नाउ चलो यदि मैं चाहता हूं कि ये बॉडी मूव करे, इफ आई वांट टू मूव दिस बॉडी, तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? दिस अप्लाइड फोर्स एफ कॉस थीटा अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट मस्ट बी ग्रेटर देन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दैट फ्रिक्शन। सो मैं क्या बोलूंगा? टू मूव द बॉडी को मूव कराने के लिए आपका जो अप्लाइड फोर्स एफ कॉस थीटा है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ग्रेटर देन दैट मस्ट बी ग्रेटर देन, इक्वल पे तो बस मूव करने वाला होगा, हमें मूव करा देना है, तो एफ कॉस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन
एफ एल लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, जो कि एक तरह से कितना होता है म्यू इंटू एन। क्लियर है, म्यू इंटू एन। ना मुद्दा ये कि एन की वैल्यू लिख दें तो काम बन जाएगा हमारा। मैंने कहा चलो देखते हैं एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी। यहाँ पे एन इज इक्वल्स टू एम जी डायरेक्टली नहीं लिख सकते, क्योंकि ध्यान से देखो तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रहा है एफ साइन थीटा। तो हम क्या लिखेंगे, एन दैट इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन प्लस एफ साइन थीटा दैट इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। चलिए देखते हैं एन की वैल्यू कितनी आती है, यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो एन इज इक्वल्स टू आ जाएगा एम जी, ये इधर चला गया तो ये हो जाएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा। सो यहाँ से हमारा एन का वैल्यू आ चुका है। चलिए इसे ले जाके यहाँ पुट कर देते हैं। तो जैसे ही पुट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा, हमारा रिजल्ट बनेगा एफ कॉस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू टाइम्स ऑफ एन। तो एन की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। क्लियर हुआ क्या, ये हमारा एक तरह से देखा जाए तो पूरा इक्वेशन आ गया। नाउ मैं यदि चाहूँ तो इसे रीअरेंज करके एक लाइन में रीअरेंज करके एफ की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। चलो निकाले ही दे रहा हूँ, एफ कॉस थीटा। सो एक काम करते हैं कि इस एफ साइन थीटा को उधर भेज देते तो क्या जाएगा, एफ कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन दैट म्यू एम जी। जब हम इस बार इसको सॉल्व किए तो इसमें से ध्यान से देखो तो ध्यान से देखो, अच्छा ये म्यू भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये म्यू एफ साइन थीटा होगा। यहाँ पे म्यू एफ साइन थीटा दिखाई देगा प्लस म्यू एफ साइन थीटा, क्योंकि ये म्यू मल्टीप्लाई होगा ना यहाँ पे ना। इसमें से एक काम करते हैं, एफ को कॉमन निकाल लेते। तो एफ को कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा, अंदर कॉमन बचेगा। एफ को कॉमन निकालते ही हमारा बचेगा अंदर कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इट शुड बी ग्रेटर देन म्यू एम जी। ना इसको रीअरेंज कराया तो हमारा एफ का वैल्यू आ गया, कितना आ चुका है बच्चे, दैट शुड बी ग्रेटर देन म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। क्लियर हुआ क्या बेटा, दिस इज द पर्टिकुलर फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू मूव दैट बॉडी। इतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा उस बॉडी को मूव कराने के लिए। यदि आप क्या कर रहे हो, यदि आप पुल कर रहे हो तो पुल करने की कंडीशन पे आपको इतना फोर्स रिक्वायर होगा, एफ पुल। ठीक है ना। अब हम सेम चीज पुश के लिए निकालते हैं। हम लोगों ने पुल के तो लिए चीजें सॉल्व कर ली, पुल के लिए कैसे सॉल्व किया, हमने जो ये एफ बनाया उस एफ का एक कंपोनेंट ले लिया, बस ये दिखाया कि दैट कंपोनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन दैट इज एफ एल, तभी ये बॉडी मूव करेगी। और एफ एल इक्वल टू होता है म्यू इंटू एन। एन की वैल्यू कैसे लाए हम लोग, एन की वैल्यू लाए यहाँ से कि भाई दिस अपवर्ड फोर्स दैट इज एफ साइन थीटा प्लस एन मस्ट बी गेटिंग बैलेंस बाय दैट एम जी। सो एम जी इज इक्वल्स टू एन प्लस एफ साइन थीटा। रीअरेंज कराया तो एन की वैल्यू आ गई, पुट कर दिया। पुट करने के बाद फिर से सॉल्व किया तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ पुलिंग फोर्स दैट इज म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। नाउ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम लोग देखेंगे आगे, जस्ट देखेंगे कि पुश करना होता तो क्या करना होता, ध्यान से देखते हैं। चलिए सेम बॉडी को अब हम पुश कराते हैं लाइक दिस, फोर्स एफ लगा करके सेम बॉडी को अब हम पुश करने जा रहे हैं। ओके, सेम बॉडी को हम पुश करने वाले हैं एट एंगल थीटा। ठीक है, चलो फोर्स एफ से पुश करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। फिर से सरफेस रफ है और साथ में इसका मास m है। ठीक है, मास m है। चलो देखते हैं क्या होने वाला है। तो यदि मैं इसका BD बनाऊं तो मुझे BD कैसे दिखाई देगा बेटा, ध्यान से देखो तो इधर की ओर आ रहा होगा एफ कॉस थीटा, इधर की ओर आ रहा होगा एफ साइन थीटा, इधर की ओर आ रहा होगा एम जी, इधर की ओर आ रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन एन। और क्योंकि इस एफ कॉस थीटा को अपोज कर रहा होगा हमारा फ्रिक्शन, तो हमें वो भी दिखाना पड़ेगा। अब यदि हम चाहते हैं कि ये बॉडी मूव कर ले तो हमारे लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि दैट एफ कॉस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन योर फ्रिक्शन एफ आर। आपका जो ये फ्रिक्शन है उसकी लिमिटिंग वैल्यू से भी बड़ा होना चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से भी बड़ा होना चाहिए, तब आपकी बॉडी मूव करेगी। हमने कहा चलो पुट कर देते हैं लिमिटिंग वैल्यू की वैल्यू एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। नाउ एन की वैल्यू हम इजीली पुट करा सकते हैं, कैसे, दैट अपवर्ड फोर्स एन इज इक्वल्स टू दिस डाउनवर्ड फोर्स दैट इज एम जी प्लस एफ साइन थीटा
mg प्लस एफ साइन थीटा। सो नाउ इसको यदि मैं रीअरेंज करूं तो रीअरेंज करने की जरूरत ही नहीं, सीधा सीधा n की वैल्यू दी हुई है mg प्लस एफ साइन थीटा। लेट्स पुट इट देयर। तो जैसे पुट कराएंगे तो क्या दिखाई देगा, एफ कॉस, ये इक्वल का साइन ले लिया सॉल्व करने के लिए, लेकिन गलती कर दी। सीधा सीधा एक काम करो ना, उड़ा दो ना, इनइक्वलिटी रखो भाई, शुड बी ग्रेटर देन, क्या कर रहा हूँ ये, शुड बी ग्रेटर देन म्यू इंटू एन। ठीक है ना, चलो एन की वैल्यू पुट कर दें तो एफ कॉस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू इंटू एन। एन की वैल्यू कितनी है, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। गॉट इट, ये आपका वैल्यू आ गया। नाउ मैं इसको फिर से रीअरेंज करता हूं, तो रीअरेंज करूंगा तो कैसा दिखाई देगा, एफ कॉस थीटा इज ग्रेटर देन म्यू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। नाउ चलो इस एफ साइन थीटा को उधर भेज दो तो कैसा दिखाई देगा, एफ कॉस थीटा, ध्यान से देखो, एफ कॉस थीटा माइनस म्यू एफ साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू एम जी। ना फिर से वही, इसमें से f को कॉमन ले लीजिए और जो रिमेनिंग है उसको इधर भेज दीजिए। तो इस बार क्या आ गया, f शुड बी ग्रेटर देन म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ठीक है, दैट इज योर f पुश। आपको कम से कम इतने फोर्स से पुश करना पड़ेगा तब जाके आप उस बॉडी को मूव करा पाओगे। इसी तरह हमारा पुलिंग फोर्स आया था, पुलिंग फोर्स ये आया था। तो चलो हम इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, वहाँ पे तो कंपेयर करते बनेगा। ठीक है, और एफ पुल कितना आया था, एफ पुल आया था दैट शुड बी ग्रेटर देन म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। चलो भाई खुद से सोचो, देखो और बताओ। देख के पता चल रहा है कि सेम बॉडी को पुश करने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए। कैसे ज़्यादा फोर्स चाहिए, क्योंकि न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है लेकिन इसका डिनोमिनेटर छोटा है, माइनस साइन है ना यहाँ पे, तो ये डिनोमिनेटर छोटा आएगा। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू बड़ी आएगी। मतलब पुल करने के लिए पुश करने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट है और उसी सेम बॉडी को पुल करने के लिए आपको कम फोर्स की रिक्वायरमेंट है। कैसे कम फोर्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये ओवरऑल वैल्यू छोटी आएगी ना इन कंपैरिजन टू दिस। मतलब मुझे एक बात समझ में आ गया, सेम बॉडी को मुझे पुल करना होता तो मुझे इतना फोर्स चाहिए था, सेम बॉडी को मुझे पुश करना होता तो मुझे इतना फोर्स चाहिए था। तो मुझे यहां से चीजों का आइडिया लगा हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। एक्चुअल में पुश करना ज़्यादा टफ है इन कंपैरिजन टू पुल करने के, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे फोर्स ऑफ पुलिंग इज स्मॉलर, ये कम है, ये वैल्यू कम आ रही है, इट्स स्मॉलर देन फोर्स ऑफ पुशिंग। क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उसकी ओवरऑल वैल्यू छोटी, जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसकी ओवरऑल वैल्यू बड़ी। तो पुश करने के लिए बड़ा फोर्स चाहिए, पुल करने के लिए कम फोर्स में काम बन जा रहा है। इस वजह से मैं ये बात बोल पा रहा हूं कि बॉडी को पुश करना टफ होता है पुल करने के कंपैरिजन में। दूसरी चीज आप देखो, ये तो मैंने प्रॉपरली एकदम अच्छे से एक्चुअल वे में सॉल्व करके दिखा दिया आपको। यदि आप ऐसा ना सॉल्व करते तो भी आप आंसर यहीं दे सकते थे। एक बात बताओ, इधर देखो ध्यान से, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या आई है, एम जी प्लस एफ साइन थीटा, और इस केस में नॉर्मल कितना आया था, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो जब आप फोर्स ऐसे लगा रहे थे ना तो आपका एक कॉम्पोनेंट mg को बैलेंस करने में हेल्प कर रहा था, जिसकी वजह से आपका नॉर्मल घट के आ रहा था। नॉर्मल कितना आया था, mg माइनस एफ साइन थीटा। तो जिस केस का नॉर्मल कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है उस केस का लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन भी तो कम हो जाएगा। क्योंकि भाई हम सब जानते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन होती है। तो जब n घट गया तो फ्रिक्शन भी घट गया। तो बेटा जिस केस में आप पुल कर रहे हो ना, तो एक्चुअली अनजाने में आप फ्रिक्शन घटा ले रहे हो, क्योंकि आपका एक कॉम्पोनेंट जो है वो नॉर्मल घटा दे रहा है, और नॉर्मल घटने की वजह से आपका फ्रिक्शन घट जा रहा है और आप इजीली उस बॉडी को पुल कर पा रहे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? लेकिन वहीं पे जब आप पुश कर रहे हो तो सेम बॉडी को पुश करते वक्त आपसे गलती ये हो जा रही है, गलती क्या मतलब
पुश करते हुए क्या हो जा रहा है कि जो आप फोर्स लगा रहे हो ना, ऐसे ऐसे लगा रहे हो ना, तो उसका एक कंपोनेंट नीचे की ओर लग रहा है, जो कि और mg के साथ मिल करके नॉर्मल की वैल्यू को बढ़ा देता है। और जब नॉर्मल की वैल्यू बढ़ गई तो इट्स क्वाइट लॉजिकल कि फ्रिक्शन और बढ़ गया, और यदि फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और बढ़ गई तो भाई बॉडी का मूव करना आसान नहीं बल्कि और टफ हो जाएगा। दैट्स व्हाई बॉडी का मूव करना मतलब बॉडी थोड़ा सा टफ हो जाता है, बॉडी का मूवमेंट। क्लियर है? इसीलिए आज के बाद याद रखेंगे हम फॉर लाइफ लॉन्ग कि किसी भी बॉडी को पुल करना किसी एंगल पे आसान है इन कंपेरिजन टू सेम बॉडी को पुश करा के चलाने के। क्लियर है? आई होप कि आपको आइडिया लग भी गया होगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है जो पुलिंग से रिलेटेड आता है, जो हम लोगों ने पुलिंग का केस निकाला उसी पे एक क्वेश्चन और आता है। जनरली ये क्वेश्चन देखो, मैं कहूँगा जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं उनको तो रिजल्ट से काम चल जाता है, उनको बस रिजल्ट याद होना चाहिए। दे मस्ट रिमेंबर द रिजल्ट ओनली, ओके, दे मस्ट रिमेंबर द रिजल्ट ओनली। वो रिजल्ट भी याद रखेंगे तो उनका काम बन जाएगा। लेकिन जो बच्चे प्रॉपरली जेई की तैयारी कर रहे हैं उनको प्रॉपर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये आया कैसे। क्लियर है? मान लो आपको एक पर्टिकुलर बॉडी है जिसको आपको फोर्स F लगा के पुल करना है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप मिनिमम एफर्ट लगाओ और ये बॉडी चल दे। आप मिनिमम एफर्ट लगाओ, मिनिमम एफर्ट लगाओ और आप चल दे, मतलब बॉडी चल दे। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा मिनिमम एफर्ट, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया सर। देखो हो क्या रहा है, तुम मान लो इसको थीटा एंगल पे खींच रहे हो। कितने एंगल पे खींच रहे हो? थीटा एंगल पे। ये म्यू है, इसका कोफिशिएंट, इसका मास m है, दुनिया भर की चीज़ें। यदि तुम थीटा की वैल्यू बहुत कम कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारा नो डाउट पूरा का पूरा फोर्स यूज हो रहा होगा, लेकिन क्योंकि तुम्हारा फोर्स F का कोई कंपोनेंट इधर की ओर नहीं लगेगा जिस वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस नहीं होगा। अच्छा, और यदि मान लो आप ये एंगल बहुत ज्यादा कर दो तो नो डाउट आपका फोर्स नॉर्मल की वैल्यू घटा देगा, लेकिन इधर की ओर डिराइव करने के लिए फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं बचेगा। मतलब कुछ ऐसा महसूस हो रहा है आपको कि आप बहुत कम एंगल भी नहीं कर सकते और बहुत ज्यादा एंगल भी नहीं से कर सकते, क्योंकि कम एंगल कर देंगे तो नो डाउट डिराइविंग फोर्स तो मिलेगा लेकिन फ्रिक्शन भी बहुत बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपको एफर्ट बहुत ज्यादा ही लगाने पड़ेंगे। ठीक है, और यदि आप ये एंगल बढ़ा देंगे बहुत ज्यादा तो उस कंडीशन में भी इशू है, क्योंकि भैया नो डाउट ऐसा कर दोगे तो ये ऊपर की ओर लगेगा और नॉर्मल की वैल्यू को घटा देगा क्योंकि mg को बैलेंस कर देगा। लेकिन नॉर्मल की वैल्यू घटी है, लेकिन भाई इसको चलाने के लिए कोई ड्राइविंग फोर्स भी तो चाहिए। क्या फर्क पड़ता है कि फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया है? अरे आपका ड्राइविंग फोर्स भी तो रिड्यूस हो गया है। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि एक पर्टिकुलर कोई एंगल होगा जहां पे ये पर्टिकुलर बॉडी को मैं इजीली कम से कम एफर्ट लगा के मिनिमम फोर्स F लगा करके मिनिमम एनर्जी सप्लाई करते हुए इस बॉडी को मूव करा सकता हूं। ना ज्यादा कम एंगल करूंगा, ना ज्यादा एंगल, मतलब ना कम एंगल ना ज्यादा एंगल, एक पर्टिकुलर कोई एंगल होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी भी पढ़ा था कि जो पुलिंग फोर्स आ रहा है, F पुलिंग जो आ रहा है वो कितना आ रहा था? यदि याद हो तो आया था म्यू mg अपॉन साइन थीटा, सॉरी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। क्लियर है? कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये आया था आपका पर्टिकुलर फोर्स, पुलिंग फोर्स। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, फॉर ऑलवेज, हरदम के लिए, जिंदगी भर के लिए एक बात का ध्यान रखिए। कभी भी आपको ऐसा आ रहा है तो आपको देख के समझ में आ रहा है कि ना आप म्यू चेंज कर सकते, ना आप m चेंज कर सकते, ना आप g चेंज कर सकते। आप चेंज कर सकते हैं तो एंगल, आप ज़्यादा एंगल पे फोर्स लगाइए, कम एंगल पे फोर्स लगाइए, आपके हाथ में है। ठीक है, तो आप किसी भी एंगल पे फोर्स लगाइए, आपको ये वैल्यू मिनिमाइज करानी है, पुलिंग फोर्स मिनिमम रखना है। तो यदि आप चाहते हैं कि ये पुलिंग फोर्स मिनिमम हो तो उसके लिए एक ही कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि आपको इसकी वैल्यू मैक्सिमाइज करानी पड़ेगी। आपको डिनोमिनेटर को मैक्सिमम करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर यदि मैक्सिमम हो जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू अपने आप ही घट के मिनिमम हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो मुझे बस इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता करना है, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पता करना है कि कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखो
मैं चाहूँ तो इसको डिफरेंशिएशन से भी कर सकता हूँ और मैं चाहूँ तो इसको दूसरे तरीक़ों से भी कर सकता हूँ। जैसे कि एक ट्रिग्नोमेट्री का रूल होता है कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न वो करा के अपन लोग साइन ए प्लस बी का रूल बना लेते हैं और फिर वहाँ से भी अपन बोल सकते थे कि मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 ऐसे आ जाएगी। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसको सीधा डिफरेंशिएट कर लीजिए बिना टेंशन के। आपको क्या चाहिए, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो हम सब जानते हैं कि यदि इसकी थीटा के रिस्पेक्ट में वैल्यू मैक्सिमम है तो इसको डिफरेंशिएट करा के हम जीरो के इक्वेट करा सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का मैक्सिमा निकालने का तरीका क्या होता है, डी आर बाई डी थीटा कर दो, ये जीरो होना चाहिए जब भी आर की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जब भी आर की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। यही तो मैक्सिमम मिनिमा का रूल होता है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कराते हैं और जीरो के इक्वेट कराते हैं। चलो, तो डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, क्योंकि थीटा ही हमारा वेरिएबल है, क्योंकि हम थीटा बस चेंज कर सकते हैं ना बेटा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। नाउ डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस म्यू एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। जैसे ही पुट कराया, इसको इधर भेजा, रीअरेंज कराया, तो म्यू इज इक्वल टू आ गया हमारा tan थीटा, म्यू इज इक्वल टू आ गया हमारा tan थीटा। मतलब हम आसानी से, हमें एक बात समझ में आ गया कि हम जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी cos थीटा की और sin थीटा की, वहाँ वहाँ हम ये वैल्यूज़ पुट करा सकते हैं ले जा करके, ठीक है। तो मैंने एक काम कहा, मैंने कहा चलो चीज़ों को पुट करके देखते हैं ध्यान से। मैं ये पूरा उठा ले चलता हूँ आगे। आई होप कि आपको कुछ तो आइडिया लग गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरा एक क्वेश्चन इस बार ये था कि आपको बताना है वो मिनिमम फोर्स जिसके लिए बॉडी चल दे, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फोर्स। क्योंकि देखो, तुम कोई भी फोर्स लगाओगे, यदि वो इससे बड़ा है तो बॉडी मूव कर जाएगी, लेकिन मुझे कम से कम फोर्स लगाना है। मेरा क्वेश्चन ये है कि कम से कम फोर्स बताओ जिसके लिए बॉडी मूव कर जाए। तो मैंने कहा बहुत सिंपल है, इस पर्टिकुलर डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज करा दो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले लो। यदि इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले लोगे तो अपने आप ही आपका काम बन जाएगा और आपको इस ओवरऑल की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा ध्यान से देखते हैं। म्यू इज इक्वल टू tan थीटा आया है, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा है। तो मैं इसको लिख सकता था कि यदि हमारा tan थीटा इज इक्वल टू म्यू है तो हम इसको लिख सकते थे म्यू बाई 1 इज इक्वल टू tan थीटा, म्यू बाई 1 इज इक्वल टू tan थीटा। मैं लॉन्ग मेथड से क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ सब कुछ समझ में आए। अदरवाइज मैं ट्रिग्नोमेट्रिक तरीके से तो एक लाइन में आंसर लिख सकता था। तो म्यू बाई 1 इज इक्वल टू tan थीटा, ये हमारा हो गया एक तरह से परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा एक तरह से बेस। तो हमारा हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 1 प्लस म्यू स्क्वायर। क्लियर है, 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनियस। हमारा परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया, हाइपोटेनियस आ गया। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू हम सब जानते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना हमारा, म्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और हमारा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, हमारा कॉस थीटा आ गया, हमारा साइन थीटा आ गया। अब हमारा फोर्स कितना था, एफ पुलिंग कितना था, याद करो, एफ पुलिंग की वैल्यू थी म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब यदि मैं इन सब की वैल्यूज़ यहाँ पुट करा दूँ तो मुझे आसानी से फोर्स की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने कहा चलो पुट करते हैं। तो एफ मिनिमम जो इस बॉडी को पुल कर सकता है उसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं हम लोग। म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू पुट करा दो, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस साइन थीटा की वैल्यू पुट करा दो। तो साइन थीटा की वैल्यू म्यू इंटू साइन थीटा की वैल्यू, म्यू ऑलरेडी था, म्यू इंटू म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर का होल अंडर रूट। क्लियर है ना। ध्यान से देखा जाए तो इजीली मुझे पता चल रहा है कि ये वाला म्यू इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो म्यू स्क्वायर बना देगा, और ये वाला अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। तो हमारा ये रिजल्ट कुछ ऐसा दिखाई देगा, म्यू एम जी अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर।
क्लियर है? ध्यान से देखो तो एक ये वाला 1 हो गया और ये वाला म्यू इंटू म्यू, दैट इज म्यू स्क्वायर। तो 1 प्लस म्यू स्क्वायर एक नीचे है और एक अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर ऊपर है। तो जैसे ही मैं इसको कट करूंगा तो ध्यान से देखो तो हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा बचेगा, 1 प्लस म्यू स्क्वायर एक बच जाएगा, क्योंकि एक 1 प्लस म्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक 1 प्लस म्यू स्क्वायर का अंडर रूट बच जाएगा। क्लियर है? तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ चुका है माय डियर, दैट एफ मिनिमम की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। कितनी आ चुकी है? म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। जनरली ये बुक्स में ये रिजल्ट ऐसा सीधा एक्सप्रेशन लिखा रहता है, बहुत सारी बुक्स में, बहुत सारे कोचिंग के मटेरियल्स में ये रिजल्ट एज अ एक्सप्रेशन वो लोग लिख देते हैं, सीधा ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। लेकिन हमने इसको समझा है कि ये आया कैसे एक्चुअली। अब समझो, जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं उन्हें बस इतना पता होना चाहिए कि यदि बॉडी को हम पुल करना चाहते हैं एट सम एंगल, तो हमें कितने एंगल पे पुल करना पड़ेगा? tan थीटा इक्वल टू म्यू वाले एंगल पे पुल करना पड़ेगा। म्यू इक्वल टू tan थीटा, तो tan को उधर भेज दीजिए, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। आपको कितने फोर्स लगाना पड़ेगा? tan इनवर्स म्यू पे। और कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो आपको इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। एक्चुअली ऐसा क्यों बता रहा हूं? क्योंकि वर्क चैप्टर में एक क्वेश्चन आता है ऐसे ही कि व्हाट इज द मिनिमम वर्क डन इन पुलिंग दैट बॉडी, ठीक है ना, और इन मूविंग दैट बॉडी। तो जब मिनिमम बोल दिया है तो हमें फोर्स को मिनिमम रखना पड़ेगा। अब मुद्दा ये है कि एक एग्जाम हॉल में ये कैसे पता चलेगा कि मिनिमम फोर्स क्या होगा? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको ये रिजल्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि किसी भी बॉडी को जिसको आप फोर्स एफ लगा के पुल कर रहे हैं, यदि आप मिनिमम एफर्ट लगा के उस बॉडी को पुल कराना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, मूव कराना चाहते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, म्यू एम जी अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और साथ में कितने एंगल पे लगाना पड़ेगा, तो tan थीटा इक्वल टू म्यू। इतने एंगल पे यदि आप उस फोर्स को लगाएंगे तो आपकी वो बॉडी मूव कर जाएगी। देखो, जो बच्चे जेई के हैं उनको तो यार स्टेप बाय स्टेप सब समझ में आ गया होगा, लेकिन जो बच्चे नीट के होते हैं कई बार उन्हें आइडिया नहीं लगता। तो मैं उनके लिए बोल भी रहा हूं कि उन बच्चों के लिए आपको सीधा रिजल्ट अपने माइंड में रखना है, एंड यू विल गेट टू नो कि एक्चुअल एग्जाम में क्या होने वाला है। ठीक है, आप बस रिजल्ट अपने माइंड में रखो, आपको इतना सब समझने की जरूरत नहीं है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि किसी बच्चे ने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो उसे ये डिफरेंशिएशन भी समझ में आया होगा, और साथ में इस डिफरेंशिएशन को जीरो के इक्वेट क्यों कराया ये भी समझ में आया होगा। क्योंकि किसी भी चीज का मैक्सिमा, यदि कोई वैल्यू मैक्सिमम आ रही है तो हम सब जानते हैं कि उसका डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन जीरो आता है। क्लियर है? नो डाउट डबल डिफरेंशिएशन करके हमें चेक करते हैं कि मैक्सिमा है मिनिमा, बट मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे को एक ही वैल्यू आ रही है, मेरी नजरों में मैक्सिमा ही है। हु केयर्स? सीधा सा लॉजिक है। तो मुझे पता चला कि भाई एक तरह से देखा जाए तो इसको डिफरेंशिएट कराया, जीरो के इक्वेट कराया, तो म्यू इज इक्वल टू tan थीटा आ गया। अब म्यू इज इक्वल टू tan थीटा आया तो मैंने उसको लिख लिया म्यू बाई 1 दैट इज tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कंपेयर करने पे परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई म्यू और बेस की वैल्यू हो गई 1। तो जब बेस और परपेंडिकुलर आ गए तो हाइपोटेनियस आ गया अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। नाउ एक बार तुम्हारा सब कुछ पता चला तो sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अब जो हमने पुलिंग फोर्स निकाला था म्यू एम जी अपॉन cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, ये किसी जनरल एंगल थीटा का था। अब मुझे एग्जैक्ट मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स निकालनी है, तो एग्जैक्ट मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने cos थीटा और sin थीटा की वैल्यूज को पुट अप करा दिया। वंस आई पुट द वैल्यू ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा वी विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ f मिनिमम। सो आज के बाद मेरे माइंड में ये बात क्लियर हो गई कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी, टू पुल अ बॉडी, दैट विल बी दिस वन, एंड दैट फोर्स मस्ट एक्ट एट एंगल म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। क्या ये बात हमें याद रहेगी? आई थिंक ये बात याद रहनी चाहिए क्योंकि ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेरिएशन था जो मैंने आप लोगों को कवर करा दिया। और ये हमने कैसे कवर किया? पहले हमने प्रूफ किया था कि पुलिंग इज स्लाइटली ईजियर इन कंपेरिजन टू पुशिंग। किसी भी बॉडी को पुल करना ईजियर होता है पुश करने के कंपैरिजन में। तो अभी आप देखिए, हमने सीखी एक छोटी सी चीज़ और उसको हमने अप्लाई कर दिया एक बड़ी चीज में ले जा करके। अब आज के बाद कभी भी यदि ऐसा वेरिएशन आता है तो हम आसानी से जान पाएंगे। अब आपको समझना चाहिए कि ये एक तरह से स्टैंडर्ड कंटेंट है। दिस इज प्रॉपर स्टैंडर्ड कंटेंट जो 24 कैरेट गोल्ड है, जो कि आपको जनरली कोचिंग्स में भी नहीं मिलता इस तरह का वेरिएशन। अब आप अपनी नोट्स एक बार अपने ऑफलाइन के टीचर्स की नोट से जरूर मैच करिए और फिर आप जज करिए कि आपने जो 1000 रुपये दे करके 999 रुपये दे करके ये बैच ज्वाइन किया भी है, क्या वो
उतना पैसा डिजर्व करता है, या फिर यदि जिस तरह का कंटेंट है उस तरह का, तो बेटा 40,000 50,000 रुपये का भी बैच आपको मार्केट में नहीं मिलेगा इस तरह का, क्योंकि वहाँ टीचर खाना पूर्ति करते हैं अपनी, मतलब उनको मैटर नहीं करता कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब मैं क्यों दे रहा हूँ कंटेंट, ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब में दिखाने के लिए दे रहा हूँ, मेरा ये रेगुलर का ऐसा ही है। जो मेरे को बच्चे ऑफलाइन कोचिंग में पढ़े मेरे से, वो जानते हैं अच्छे से, दे नो इट वेरी वेल कि मेरा क्या कंटेंट का तरीका होता है। मेरी एनएलएम की नोट्स 150 पेजेस की हैं, ठीक है ना, रोटेशनल मोशन की नोट्स 232 पेज की है। मैं ऐप में ऑलरेडी मटेरियल एडअप कर रखा हूँ, ठीक है ना, जिस बच्चे को डाउनलोड करना हो कर लेना सारी चीज़ें। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई आप जब इस तरीके की तैयारी करेंगे तभी आपको एग्जाम में मान सकते हैं कि यू आर रेडी। ना एक दो क्वेश्चन और दिए दे रहा हूँ मैं, थोड़े ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बताना है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसके लिए आपका ब्लॉक जस्ट इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब यदि उससे उस कंडीशन पे लिमिटिंग कंडीशन है, क्या है लिमिटिंग कंडीशन, आपको उसने बता रखा है कि यू आर हैविंग लिमिटिंग कंडीशन, ठीक है। थोड़ा ध्यान से क्या बोला है, देयर इज अ बॉडी लाइक दिस, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। There is some force applied on that body P, and at the same time there is some force applied Q, ठीक है। That force Q applied is at some angle theta। जो हमने वो रिजल्ट निकाला था ना, म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, उसके बगल में पेड़ पौधा बना लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा कि दिस इज द मिनिमम एफर्ट रिक्वायर्ड टू पुल द बॉडी, है ना। और जो म्यू इक्वल टू tan थीटा एक एंगल आया था ना, उसको भी ब्रैकेट में मार्क कर लीजिएगा पेड़ पौधे के साथ, और लिख लीजिएगा एट दिस एंगल योर फोर्स मस्ट एक्ट, देन ओनली एट मिनिमम फोर्स यू कैन डेराइव और यू कैन पुल द बॉडी। क्लियर है क्या ना। ध्यान से, यहाँ पे सरफेस रफ है, आपको म्यू की वैल्यू बतानी है, बता रखा है कि बॉडी इज एट इक्विलिब्रियम, ये आपको गिवन है कि बॉडी इज एट इक्विलिब्रियम और जस्ट लिमिटिंग कंडीशन पे बॉडी है, ये भी आपको बता रखा है कि बॉडी इज एट जस्ट लिमिटिंग कंडीशन, ठीक है। मतलब यदि थोड़ा सा भी फोर्सेस बढ़ाए होते तो बॉडी चल चुकी होती। मतलब जो फ्रिक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व है वो किस नेचर का है, लिमिटिंग नेचर का है, ठीक है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो आपको बताना है कि म्यू की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मतलब ये चारों ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े बड़े लेंदी है। P प्लस क्यू साइन थीटा अपॉन एम जी प्लस क्यू कॉस थीटा, फिर सेकंड ऑप्शन है P कॉस थीटा प्लस क्यू अपॉन एम जी माइनस क्यू साइन थीटा, फिर C ऑप्शन है P प्लस क्यू कॉस थीटा अपॉन एम जी प्लस क्यू साइन थीटा, और D ऑप्शन है आपका P साइन थीटा माइनस क्यू माइनस एम जी माइनस क्यू कॉस डिवाइड बाई, मतलब ऐसे करके। तो मैंने कहा इतना सब बकवास कौन करेगा, ध्यान से देखो रे। चलो इसका FBD बनाओ, FBD बनाओगे तो दिखाई दे रहा होगा, इधर की ओर आ जाएगा Q साइन थीटा और साथ में P। ये कैसे पता चला, अरे ये थीटा तो ये थीटा, तो Q का एक कॉम्पोनेंट इधर की ओर Q cos थीटा आएगा और इधर की ओर Q साइन थीटा आएगा, तो इसलिए Q साइन थीटा लिख दिया। और साथ में P लग ही रहा है, इधर की ओर कौन आएगा, Q cos थीटा, साथ में mg नॉर्मल रिएक्शन n, एंड इधर की ओर फ्रिक्शन। हम चाहते हैं कि ये बॉडी मूव ना करे, या फिर बॉडी मतलब जस्ट मूव लिमिटिंग कंडीशन पे। इसका मतलब क्या हुआ, इधर की ओर जो डेराइविंग फोर्स लग रहा है P प्लस क्यू साइन थीटा, वो तुम्हारा बराबर होना चाहिए किसके बराबर, म्यू इंटू एन के बराबर, बोले तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। और एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देख के पता चल रहा है नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना है, एम जी प्लस क्यू कॉस थीटा, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू एन, दैट इज अपवर्ड फोर्स। सो आपको एन की वैल्यू मिल चुकी है, ले जाके वहाँ पुट कर दीजिए और उसको इधर ले आइए। तो जैसे लेके आएंगे तो P प्लस क्यू साइन थीटा अपॉन ये एन इधर आएगा तो एन की वैल्यू पुट कराइए, एम जी प्लस क्यू कॉस थीटा, दैट इज द वैल्यू ऑफ म्यू। इतना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा तब लिमिटिंग कंडीशन पे वो बॉडी होगी। कोई ऑप्शन है क्या यहाँ पे, मैंने क्या ऑप्शन लिखा है, P प्लस क्यू साइन थीटा अपॉन एम जी प्लस क्यू कॉस थीटा, यस ऑप्शन नंबर ए, यही तो पढ़ा ही था, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या। तो एक जनरल सा क्वेश्चन मैंने दिया आप लोगों को, यहाँ पे उसने म्यू की वैल्यू मांगी थी, ये नॉर्मल क्वेश्चन दिया मैंने, PDF में ऐड भी कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग। बट आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आज के बाद अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन से केसेस करते थे उन सब में हमारे फोर्सेस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसे लगते थे। आज जो हमने फोर्सेस डील किए हैं वो सारे फोर्सेस कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल पे लग रहे थे। ग्राफ तो पहले ही क्लियर हो गया था, हमारे जितने भी फोर्सेस थे वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल पे एप्लीकेबल थे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट।
सारे फोर्सेस जो भी हमने आज पढ़े, तो सारे फोर्सेस क्लियर हो गए हम लोग को, सारा वेरिएशन क्लियर हुआ और ये भी समझ में आया किसी बॉडी को चलाने के लिए मिनिमम कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा और कितने एंगल पर लगाना पड़ेगा, ये हमको क्लियर हुआ। जो आज का वेरिएशन था, आज के रिजल्ट इंपॉर्टेंट है नीट वाले बच्चों के लिए और कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट है जेई वाले बच्चों के लिए। जो नीट वाले बच्चे हैं एक बार वो पूरा कॉन्सेप्ट ना भी लिखें, ठीक है ना, पुश और पुल वाला तो लिखना है कि पुश इज हार्डर देन पुलिंग, वो तो लिखना है पूरा। ये मिनिमम वाला आप ना लिखें एक बार तो भी आप बच के निकल जाएंगे, ये वाला आप नहीं भी लिखेंगे ना तो भी बच के निकल जाएंगे। आप रिजल्ट में काम बना लेंगे, रिजल्ट बन रहा है तो काम बन जाएगा आपका। लेकिन नीट वाले नहीं, लेकिन जेई वालों को पूरा लिखना है। नीट वालों को ओनली रिजल्ट से मतलब है, जेई वालों को पूरा डिटेल में लिखना है। सो बच्चा पार्टी, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप कुछ तो समझ में आया होगा। तो बच्चा पार्टी दोस्तों के साथ शेयर करिए और लोगों को बताइए कि अच्छी फिजिक्स चल रही है, वो फॉलो कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, यदि यूट्यूब में देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए, सजेशन दिया करिए कि आप लोग और क्या अच्छा चाहते हैं मेरे से। थैंक यू।